हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। तो इस चैप्टर में हमने बात की कि कोई भी निवेशक किसी कंपनी की पूंजी में निवेश करने से पहले दो तत्वों पर, दो घटकों पर विचार करता है, जिनमें से पहला है उसकी पूंजी की सुरक्षा और दूसरा है उचित प्रतिफल। तो अगर पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर कोई निवेशक किसी कंपनी की पूंजी में निवेश करता है तो उसके अंशों का मूल्यांकन करने के लिए शुद्ध संपत्ति विधि काम में ली जाती है। तो हमने जो पहली विधि की बात की थी, शुद्ध संपत्ति विधि, और अगर कोई निवेशक प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी पर जो उसको लाभांश के रूप में प्रतिफल मिलता है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर अंशों का मूल्यांकन किया जाए तो उसके लिए प्रतिफल मूल्यांकन विधियां काम में ली जाती है। तो अगर पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर अंशों का मूल्यांकन किया जाए तो शुद्ध संपत्ति विधि काम में ली जाती है, और निवेश की गई पूंजी पर प्राप्त प्रतिफल के आधार पर अगर अंशों का मूल्यांकन किया जाए तो प्रतिफल मूल्यांकन विधियां काम में ली जाती है। प्रतिफल मूल्यांकन विधियों में पहली विधि है लाभांश दर विधि, डिविडेंड रेट मेथड। तो अंशों का मूल्यांकन लाभांश की दर के आधार पर किया जाता है। तो इस विधि में अंशों का मूल्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वो होगा रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो रेट ऑफ डिविडेंड जो लाभांश की दर कंपनी के द्वारा अपने अंशधारियों को जिस दर से लाभांश दिया जा रहा है, जिस लाभांश दर से लाभांश का भुगतान किया जा रहा है, उसकी तुलना की जाएगी सामान्य प्रत्यय की दर से, सामान्य लाभ की दर से। तो लाभांश की दर की तुलना सामान्य प्रत्यय दर से की जाएगी और इसके आधार पर ही जो है अंश का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। अगर लाभांश की दर सामान्य प्रत्यय दर से ज्यादा है, सामान्य प्रत्यय दर बाजार में प्रचलित सामान्य प्रत्यय की दर है, अगर जितना पैसा निवेशक द्वारा किसी कंपनी की पूंजी में निवेश किया जाता है उतना पैसा अगर उस कंपनी में ना लगाकर कहीं अन्यत्र, कहीं दूसरी जगह विनियोग किया जाए तो उससे कितना सामान्य प्रत्यय, सामान्य प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, वह दर सामान्य प्रत्यय दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाती है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ डिविडेंड इन दोनों की तुलना की जाती है। तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ डिविडेंड से कम है तो ऐसी कंपनी के अंशों का मूल्य ज्यादा होगा, क्योंकि जो बाजार में प्रचलित दर है उससे अधिक दर से लाभांश दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो रेट ऑफ डिविडेंड अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो अंश का मूल्य पेड अप वैल्यू से अधिक मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा। लेकिन अगर रेट ऑफ डिविडेंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कम है, यानी कि बाजार में जो सामान्य प्रचलित जो प्रत्यय दर है उससे अगर कम दर से लाभांश दिया जा रहा है तो अंश का जो मूल्य है वो पेड अप वैल्यू से कम मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर ज्ञात करने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की तुलना की जाती है। रेट ऑफ डिविडेंड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भाग लगाकर पेड अप वैल्यू पर शेयर से गुणा करके वैल्यू पर शेयर ज्ञात किया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड प्रश्न
में या तो पिछले कुछ वर्षों की लाभांश की दरें दी गई होंगी, उन दरों का औसत ज्ञात करके रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात कर लीजिए। उन दरों का सामान्य औसत या भारित औसत ज्ञात किया जा सकता है, ये प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ होगा। और अगर रेट ऑफ डिविडेंड पिछले कुछ वर्षों की रेट ऑफ डिविडेंड अगर नहीं दी गई है तो जो लाभांश की राशि है उसके आधार पर लाभांश की राशि में पेड अप कैपिटल का भाग लगाकर रेट ऑफ डिविडेंड ज्ञात कर ली जाती है। इस विधि से अंश का मूल्य ज्ञात करने में एक कमी है, और वो कमी ये है कि अगर किसी कंपनी कोई कंपनी अपने लाभों का अधिकतम हिस्सा अपने पास रखती है, रिटेन अर्निंग्स के रूप में, संचयों के रूप में अपने पास रखती है और बहुत कम हिस्सा लाभांश के रूप में वितरित करती है, तो ऐसी कंपनी की रेट ऑफ डिविडेंड कम होगी, बजाय उस कंपनी के जो कंपनी लाभों का अधिकतम हिस्सा लाभांश के रूप में वितरित कर देती है और बहुत कम हिस्सा अपने पास संचयों के रूप में रखती है। हालांकि जो पहली स्थिति है, जब कंपनी अपने लाभों का अधिकतम हिस्सा लाभांश का अधिकतम हिस्सा अपने पास रखती है संचयों के रूप में और बहुत कम हिस्सा लाभांश के रूप में वितरित करती है, वो कंपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी कंपनी की लाभांश की दर कम होगी और उसके जो अंशों का मूल्य है वो कम होगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरी विधि काम में ली जाती है, आशान्वित प्रत्याय दर विधि। आशान्वित प्रत्याय दर विधि। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड में लाभांश दर को काम में नहीं लिया जाता, बल्कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके आधार पर अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो वैल्यू पर शेयर ज्ञात किया जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जितने लाभ समतांशधारियों के लिए उपलब्ध हैं उतने लाभों को प्रत्येक रूप में अंशधारी जो है प्रत्येक रूप में उन लाभों की आशा कर सकते हैं और वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की तुलना की जाती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और उसके आधार पर ही प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो ऐसी कंपनी के अंशों का मूल्य अधिक होगा, और अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कम है, यानी कि जो बाजार में जो सामान्य प्रत्याय की दर प्रचलित है उससे भी अगर कम है आशान्वित प्रत्याय की दर, तो ऐसे अंशों का मूल्य कम होगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे ज्ञात की जाती है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दी गई होगी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कुछ परिस्थितियों में हमको समायोजन करना होता है, जिसकी बात हम इससे पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे ज्ञात की जाती है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जितने लाभ समतांशधारियों के लिए उपलब्ध हैं लाभांश के रूप में वितरित करने के लिए, उतने लाभों को लाभांश के रूप में समतांशधारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वही दर उसका जो पेड अप कैपिटल से जो प्रतिशत होता है वह दर आशान्वित प्रत्याय दर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहलाती है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट प्रॉफिट में से अगर संचयों में ट्रांसफर किया जाना है, कोई कुछ पैसा लाभों का कुछ हिस्सा अगर संचयों में ट्रांसफर किया जाना है तो नेट प्रॉफिट में से कुछ जो लाभ है वो संचयों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगर पूर्वाधिकारी अंशधारियों को अगर लाभांश चुकाना है तो उनको लाभांश चुका दिया जाता है,
शुद्ध लाभों में से कुछ लाभ संचयों में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, कुछ लाभ पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरित कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जो लाभ बचते हैं वो प्रॉफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध होते हैं। और इन लाभों को रिटर्न के रूप में जो समता अंशधारी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन लाभों को प्रत्यय के रूप में इन लाभों की वो आशा कर सकते हैं। इसलिए इनका पेड अप कैपिटल से जो अनुपात होगा, जो प्रतिशत होगा, पेड अप कैपिटल, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेड अप कैपिटल से जो प्रतिशत होगा वही आशान्वित प्रत्यय दर या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। यानी इतने लाभों की समता अंशधारी आशा कर सकते हैं जितने लाभ अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। हो सकता है कि कंपनी जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनमें से कुछ ही हिस्सा लाभांश के रूप में वितरित करे, पूरे के पूरे लाभ वितरित ना करे, लेकिन जो अंशधारी है वो इतनी राशि का, इतने प्रत्यय का की आस लगा सकते हैं कंपनी से। इसलिए इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर ली जाती है और इस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की तुलना की जाती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और उसके आधार पर ही जो है वैल्यू पर शेयर ज्ञात की जाती है। जो हमने लाभांश दर विधि पढ़ी, रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है कम या अधिक हो सकती है कंपनी की नीतियों के अनुसार। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो प्रॉफिट्स, जो लाभ उपलब्ध है समता अंशधारी के लिए, उन लाभों में से अधिकतम हिस्सा अपने पास रोक लेती है और उसका बहुत कम भाग अगर अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरित करती है, तो उस कंपनी की रेट ऑफ डिविडेंड कम होगी और उस वजह से उसके अंशों का मूल्य भी कम ज्ञात किया जाएगा, कम निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से अधिकतम हिस्सा लाभांश के रूप में वितरित कर देती है और बहुत कम हिस्सा अपने पास संचय के रूप में रखती है, तो ऐसी कंपनी की रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा होगी, अधिक होगी, और ऐसी स्थिति में जो कंपनी के अंशों का मूल्य है वो भी अधिक होगा। तो इस कमी के कारण, लाभांश दर विधि की इस कमी के कारण आशान्वित प्रत्याय दर विधि से अंशों का मूल्यांकन किया जाता है कि कितने प्रत्याय की आशा जो समता अंशधारी है वो कंपनी से कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उतने प्रॉफिट्स की लाभांश के रूप में जो है अंशधारी आशा कर सकते हैं। तो आशान्वित प्रत्याय दर के आधार पर जो है अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रतिफल मूल्यांकन विधि में लाभांश दर विधि और आशान्वित प्रत्याय दर विधि, ये दो विधियां हमने अब तक पढ़ी है। इसमें एक विधि और रहती है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।